अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चलें प्रोबेबिलिटी की करते हैं प्रैक्टिस सवालों की। आप पढ़ लीजिए, मेरी बुक में है क्वेश्चन नंबर 25 जून 2018, ओजे लिमिटेड। मिल गया? पढ़ ले, मैं करता हूं। जी, इस सवाल में मुनासिब सवाल है, मतलब कोई मुश्किल सवाल नहीं है। 25 नंबर, कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए 25 नंबर है। इसमें एक मेहरबानी उसने ये की है, उससे काम बच जाएगा कि दो प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है। ये इनकी मेहरबानी है, वरना सवाल में और मुश्किलें हो जाती। अच्छा, सवाल है क्या? एक प्रोडक्ट EDS 1 नाम का, ये हम फैसला कर चुके हैं कि हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। हैज डिसाइडेड, ये हम डिसाइड कर चुके हैं कि इसको लॉन्च करने वाले हैं। और ये जो पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 5 के तीनों बुलेट पॉइंट्स तक, ये सारा डाटा EDS 1 से रिलेटेड है। लॉन्च कर दिया नहीं है, अभी किया नहीं है लॉन्च, अभी हमने डिसाइड किया कि हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। और ये जो पॉइंट नंबर 1 में 45 मिलियन की प्लांट की इंस्टॉलमेंट है, ये हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट है 45 मिलियन, ये हो चुका है। नहीं, ये सब एस्टिमेट्स हैं, यानी अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ नहीं है, अभी हमने फैसला कर दिया हुआ। ये सारा पॉइंट 1 से लेके 5 तक जितना डाटा है ना, ये इस EDS 1 से रिलेटेड है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा दिया हुआ है, यूनिट दिए हुए हैं, सेल प्राइस है, प्लांट है, लैंड है, इक्विपमेंट है, पर यूनिट कॉस्ट सारी दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स है, सारा कुछ क्लियरली पॉइंट 1 से 5 तक लिखा हुआ है। इन पॉइंट 1 से 5 तक अगर पढ़ा है, किसी पॉइंट में कोई एतराज, कहानी है। उसके बाद मैनेजमेंट सोच रही है कि EDS 1 चलो हम लॉन्च कर तो दें, लेकिन अगर हम EDS 1 की बजाय EDS एडवांस बना दें तो होगा तो उस जैसा ही बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट सेम पड़ेगी। हो सकता है कोई थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना हो, बाकी सब
वैसे ये इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि ये एडवांस होगा तो इसको हम महंगा बेच सकेंगे। और ईडीएस एडवांस अगर बना दिया तो ईडीएस 1 तो फारिग हो जाएगा। अच्छा, ईडीएस 1 तो अभी लॉन्च ही नहीं किया, तो फिर हम कह रहे हैं ईडीएस एडवांस अगर बना दिया तो ईडीएस 1 फारिग हो जाएगा। नहीं, फिर तो ये कहना चाहिए था कि दो ऑप्शन है, या ईडीएस 1 लॉन्च कर दो या ईडीएस एडवांस लॉन्च कर दो। ये क्यों कहें कि ईडीएस एडवांस लॉन्च हो गया तो ईडीएस 1 की डिमांड खत्म हो जाएगी? हाँ जी, भाई देखें, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ईडीएस एडवांस द डिमांड ऑफ ईडीएस वुड रिड्यूस। तो डिमांड होगी तो रिड्यूस होगी ना, तो वो तो लॉन्च ही नहीं किया अभी, तो फिर नहीं, वो तो कर देंगे, ठीक है। हाँ, यानी हम अभी तक बजाय ये लग रहा है कि हम ये फैसला करने लगे कि ईडीएस 1 लॉन्च करें या ईडीएस एडवांस लॉन्च करें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम ईडीएस एडवांस जब इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये पॉइंट 5 के नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, उसकी तीसरी लाइन, ईडीएस एडवांस के इंट्रोडक्शन के बाद डिमांड ऑफ ईडीएस 1 वुड रिड्यूस। तो इसका मतलब पहले होगा तो रिड्यूस होगी ना, तो फिर ये तो लॉन्च ही नहीं किया अभी हमने, तो वो तो हमने भी लॉन्च ही नहीं किया, हम अभी अपग्रेड कर देते हैं। हाँ, 1 साल लगेगा उसमें, यानी कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ईडीएस 1 हम लॉन्च कर देंगे, मार्केट में ईडीएस 1 फैल जाएगा, फिर जब वो अपग्रेड होगा ईडीएस एडवांस पे तो फिर वो एडवांस वर्जन लॉन्च होगा। ये बात इससे पता चल रही है कि ईडीएस एडवांस की रिसर्च के अंदर अभी 1 साल लगेगा। इससे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है रिसर्च ऑन अपग्रेडेशन एंड इट्स इंट्रोडक्शन इन मार्केट वुड रिक्वायर 1 ईयर। तो 1 साल लग जाएगा। यानी अब हमारा फैसला ये हो गया फिर कि ईडीएस 1 को ही चलने दें। अच्छा, अभी चलना तो शुरू नहीं किया, ईडीएस 1 को लॉन्च कर दें, एक ऑप्शन 5 साल तक, 4 है 5 है प्लांट की लाइफ 4 साल, उसको 4 साल तक अकेला ही दौड़ने दें ईडीएस 1 को ही, या फिर 1 साल उसकी जिंदगी का गुजरने के बाद ईडीएस एडवांस लॉन्च कर दें। अच्छा, ईडीएस एडवांस इसी प्लांट पे बनना है ना, यानी उसकी जिंदगी फिर 3 साल होगी। तो एक ऑप्शन है कि हम ईडीएस 1 लॉन्च करें और बस ईडीएस एडवांस रहने दें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि ईडीएस 1 लॉन्च करें और साल बाद ईडीएस एडवांस लॉन्च कर दें। ये 2 ऑप्शंस हैं, और ईडीएस 1 ऑप्शन है ही क्यों, क्योंकि वो भी लॉन्च अभी करना है, तो हमें 2 ऑप्शंस को सॉल्व करना पड़ेगा। और उसने ये रिक्वायरमेंट की वर्डिंग में भी कहा है कि बताएं हम उसको अपग्रेड करें या ना करें, और आपने एक काम MIRR की बेस पे करना है। टैक्स शुक्रिया कह रहे रहने दें, तो चलो अच्छी बात है, तो टैक्स रहने देते हैं। तो इसमें सवाल सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शंस हो गई, एक ईडीएस 1 वही अकेला चलाने दें 4 साल, और दूसरा ईडीएस 1 का 1 साल और उसके बाद फिर ईडीएस एडवांस के 3 साल। ये सवाल की प्लानिंग, अगर इस पे कुछ सवाल और पूछना आपने तो बताएं, फिर मैं शुरू करता हूं। हाँ जी, चले ईडीएस 1, ये मैं कर रहा हूं जून 18, और पहले हम करते हैं ऑप्शन 1 ईडीएस 1। 0 1 2 3 4 मिलियन, ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं ठीक है मिलियन। चलो जी, यूनिट्स फर्स्ट ईयर में 25,000 है, पॉइंट नंबर 4, और उसके बाद इन्होंने ग्रो करना है 5%। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें और उसके बाद फिर उसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। तो और इसमें फिर एक प्रेजेंटेशन के हवाले से, ये जरा मैं जल्दबाजी कर गया, यूनिट्स की लाइन लिख देते हैं ताकि उसको यही लिखी नजर आ रही है सॉल्यूशन में, यूनिट्स। तो ये तो गिवन है 25,000। उसके बाद बाकियों के लिए हम कह देते हैं, अच्छा कल शायद आप में से कोई कह रहा था तो मैंने इसको क्लियर कर देता हूं। चलें, हम कह देते हैं जी ईयर 1 वाली फिगर को नहीं, वो तो है ईयर 2 ऑनवर्ड्स, LY into 1.05, ताकि उसको पता चल जाए कि ईयर 1 वैसे ही है, ईयर 2 ऑनवर्ड ये काम करना है। जी बताएं। 26250 563 941, ये हो गए यूनिट्स। और अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वर्किंग कर लेते हैं और उसको फिर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीपीयू ये भाई वर्किंग 1 में देख लेना एग्जामिनर जाके, और यूनिट्स हमने ऊपर लिखे हैं क्या फेस पे, यानी मेन कैलकुलेशन में कैसे, यानी यहीं पर यूनिट लिखे हैं और फिर अलग लाइन में यूनिट से मल्टीप्लाई करें। हाँ नहीं, यहां पर इधर ही लिखूं मैं, सेल प्राइस पर यूनिट लिखूं पहले और फिर ठीक है लिख दी फिर। अच्छा बिल्कुल कर सकते हैं, बस सिर्फ ये है कि इस पे जितना ज्यादा रश मचाएंगे आपको प्लस फिर एंड पे टोटल करते हुए फिर फिगर मिस हो जाएंगे। फार्मूला भी तो आप नहीं लगाने ना।
तो ठीक है, कर दे, कोई मसला नहीं। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं है कि सेल प्राइस अलग से वर्किंग में लिखें कि इधर ही कर दें, इधर ही कर दें। नहीं, मुझे कह रहे हैं कि रुपीज इन मिलियन की हेडिंग ना दें, पहले रुपीज लिखें। सेल प्राइस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स माइनस कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन आई है नजर आ रही है मेन पे, उसे अगली लाइन रुपीज मिलियन की हेडिंग दें, फिर नीचे लिखें टोटल कंट्रीब्यूशन और दिस इनटू दिस, तो कर दें, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4 जी। सेल प्राइस, अच्छा, अब सेल प्राइस आपको जो दी हुई है 1660, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ईयर की है। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स ऑफ इतना इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेल प्राइस वुड बी इतनी, तो ये फर्स्ट ईयर की है 1660। तो यहां पर ये तो उसने दी हुई थी, तो मैंने एज इट इज लिख दी, तो एग्जामिनर को नजर आ रहा है कि कौन सी लिखी हुई है, तो इसलिए इसमें हर्ज नहीं है अगर हम कहते हैं LY into 1.00। सेल प्राइस लिखी हुई है, मैंने अभी यूनिट्स नहीं लिए, यहाँ यूनिट तो हमने अलग लिख लिए हैं, ये हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने लगे, तो पर यूनिट वाली चीजों में तो सिर्फ महंगाई डालनी है। सेल प्राइस ने कितना महंगा होना है, नहीं वॉल्यूम तो हम ये ले चुके ना, हमने यही तो किया है, यूनिट्स ऊपर दिखा दिया एग्जामिनर को। अब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे और फिर कहेंगे जी उसको हम मल्टीप्लाई करने लगे यूनिट से, तो इसलिए ये सिर्फ प्राइसेस लिखने लगा यहाँ पर। तो सेल प्राइस ने महंगा होना है, ये बात लिखी हुई है आखिर में जाके, जहां डिमांड लिखी है 5% वहां, तो इंटू 1.12 जी। 1859 2082 2332। मटीरियल, चूंकि इन्फ्लेशन अलग अलग है ना, तो इसलिए अब हम कल वाले सवाल में तो वेरिएबल कॉस्ट सारी मिला दी थी, लेकिन अब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की अलग अलग है, इसलिए हमें अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। मटेरियल अभी तो है 210। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि ये फर्स्ट ईयर की चीजें नहीं, लेकिन चूंकि कॉन्टेक्स्ट यही चल रहा है कि पॉइंट नंबर 4 में उसने कहा यूनिट्स इन फर्स्ट ईयर इतने होंगे एंड सेलिंग प्राइस वुड बी इतनी। अब उसी के बाद लिखा है ईच यूनिट वुड रिक्वायर, तो ये फिगर्स भी क्या होंगी, ईयर 1 की ही होंगी, तो 210 नहीं ना, करंट तो भी कुछ है ही नहीं ना। EDS 1 हम लॉन्च करने लगे और पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल्स ऑफ EDS 1 वुड बी 25,000 इन फर्स्ट ईयर एंड सेल प्राइस वुड बी इतनी, तो ये सेंटेंस फर्स्ट ईयर के बारे में लिखा हुआ है ना। और इससे अगला पॉइंट, उसमें ये मेंशन्ड नहीं है कि ये करंट है, लेकिन चूंकि ऊपर वाले पॉइंट का कॉन्टेक्स्ट था कि ये फर्स्ट ईयर का डाटा है, इसलिए इन सबको हम फर्स्ट ईयर का समझ रहे हैं। मटेरियल को बढ़ाना है LY into 1.1 जी। 231 254 279। उसके बाद क्या है, लेबर। लेबर कितनी है, अच्छा 2 है, तो लेबर और इन्फ्लेशन दोनों की सेम है। ओके, तो पहले तो ऐसा करते हैं कि ईयर 1 अलग बना लेते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो गिवन है ना 210, तो वहां से देख के यहां लिख दिया, हमने लिखा हुआ होगा, एग्जामिनर को नजर आ रहा है कि 210 वो जो मैंने दिया हुआ है। लेबर तो 125 में यहां नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि वो पर आर है। तो ऐसा करते हैं फिर ईयर 1 हम कह देते हैं 2 into 145 प्लस 3 into 125, ये ईयर 1 है। और ईयर 2 ऑनवर्ड्स के लिए कह देते हैं LY into 1.07। तो ईयर 1 क्या बना, 3665, और इसको फिर 1.07 करते जाइए, 712 762 815। और वेरिएबल ओवरहेड्स 80, और ऑल अदर कॉस्ट में महंगा होना है LY into 1.08 86 93 100। अच्छा, आप बेशक यहाँ कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन फायदा हो जाएगा, ये मुझे क्यों पता चल रहा है, सवाल करते हुए भी आइडिया आपको भी हो सकता है, क्योंकि EDS एडवांस की भी पर यूनिट कॉस्ट यही होनी है, सेल प्राइस का फर्क होना है। तो ऐसा करते हैं, हमने मेहनत तो की ही हुई है, तो बजाय इसके कि EDS एडवांस में जाके फिर से सारी लाइनें लिखें, इसका टोटल कर लेते हैं, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट यही रहेगी। तो कंट्रीब्यूशन से पहले आप इसका टोटल कर लें, 955 10। अच्छा, ये जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और ये जो सामने भी बैठे हैं, इनको ना बहुत मुखलिस मशवरा ये है कि एग्जाम्स का इंतजार ना करना, अभी से ही मैक्सिमम टाइम जितना भी मिले ये एक्सेल पे सारा लिखने का, इसका फॉर्मेट करने का, इसकी प्रैक्टिस किया करें। मुझे आता है, अगर आप ये चाहते हैं सारा बोर्ड पे करके दिखाएं, तो मेरे दिखाने से आपको नहीं करना आ जाएगा, तो आप लोग इसकी ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, वरना एग्जाम में हाथ नहीं चला होगा तो आपसे फिर ये नहीं होना एग्जाम में।
1109 1194 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गई 705 830 दोबारा बोलिए। नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि एक्सेल में हम लोग एग्जामिनर को ये ब्रैकेट में ये चीज लिख के बताएं? हाँ, क्योंकि आपने एक्सेल वाला काम कॉपी पेस्ट करना है वर्ड में। देखिए, एक है 665 कैसे निकलेगा, एक है आपने अपने पेपर पे लिखी हुई ये ब्रैकेट बताना है कि मैंने क्या किया है। 665 निकलेगा कैसे, वो तो आप सेल के अंदर इक्वल टू 2 into 145 प्लस 3 into 125 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आएगा। लेकिन आपने उसके बाद इस काम को पेस्ट करना है वर्ड वाली फाइल में, तो वो एज वैल्यूज ही पेस्ट होना है। तो उसमें कैसे बता रहे हैं एग्जामिनर को कि 665 मैंने कैसे निकाला है? तो उसके लिए साथ फिर ये ब्रैकेट टाइप करके लिख के दिखाया होगा। यानी जो आपको जहां बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो आपने पेपर में कागज पे लिखना था, वही लिखा हुआ नजर आपके ऑनलाइन में भी आना चाहिए। अच्छा जी, देखिए EDS 1 अभी हमने लॉन्च करना है। तो EDS, अगर सवाल होता ना कि EDS 1 लॉन्च हो चुका हुआ है, जैसे कल हम सवाल कर रहे थे चिलमैक्स का, IND लॉन्च था, चिलमैक्स की सवाल कैलकुलेशन करनी थी और उसकी वजह से जो IND पे फर्क पड़ना था वो हमने कंट्रीब्यूशन लॉस दिखा दिया। IND को दोबारा था प्रोजेक्ट नहीं लिखा। यहां पर EDS 1 भी अभी लॉन्च होना है, उसके लिए भी प्लांट खरीदना है, उसके लिए लैंड इस्तेमाल होनी है, तो वो अभी एक होने वाला काम है। इसलिए हम उसी ओरिजिनल प्लान के मुताबिक चलें या साल बाद इसको एडवांस करने वाले प्लान पे चलें। तो इस वजह से ये 2 ऑप्शंस का सवाल बनकर सॉल्व हुआ है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा कर सकते थे कि हाँ, अच्छी बात है, पूछ लिया आपने। क्या इसमें ऐसा कर सकते थे कि हम लोग क्योंकि सवाल में उसने पूछा हुआ है कि बताएं अपग्रेड करें कि ना करें, तो हम ऐसा कर सकते थे कि हम EDS एडवांस का सवाल सॉल्व करते, EDS एडवांस का, और उसमें कंट्रीब्यूशन लॉस्ट EDS 1 की लाइन डाल देते कल वाले सवाल की तरह। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। मेरी बात समझिए, कल वाले सवाल की तरह कर सकते थे, लेकिन तब कर सकते थे अगर रिक्वायरमेंट में बस सिर्फ ये कहा होता कि एडवाइस कर दें कि हम इसको अपग्रेड करें कि ना करें। उसने कहा है MIRR के जरिए एडवाइस करें, तो हम MIRR से कैसे एडवाइस करेंगे? हम MIRR दोनों के कंपेयर ही कर सकेंगे ना, तो इसलिए फिर हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि कोई बात नहीं, नेट ही कर लेते हैं। अब जब नेट करेंगे तो उसका जो MIRR निकलेगा, यानी एडवांस को सॉल्व कर लें और EDS 1 का कंट्रीब्यूशन लॉस दिखा दें, जैसे कल वाला सवाल किया था, उसका एक MIRR निकलेगा, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर कर लें। लेकिन ये इसलिए इतना मुनासिब नहीं है कि हो सकता है ये थोड़ा सा निकले, क्योंकि हमने एक फुल प्रोजेक्ट में से एक दूसरा फुल प्रोजेक्ट लेस किया हुआ होगा। नहीं सब नहीं, एक प्रोजेक्ट है EDS 1। अच्छा, ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या कॉन्टेक्स्ट है कि इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते थे? कल वाले सवाल की तरह कर सकते थे कि हम लोग EDS एडवांस ही सॉल्व करें और EDS एडवांस में EDS 1 का कंट्रीब्यूशन लॉस दिखा दें, और फिर इसका आंसर अगर पॉजिटिव NPV आ गई तो ठीक है, ऐसे बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन इस सवाल में कहा है कि MIRR की बेस पे फैसला करना है। उसने मेंशन कर दिया कि MIRR, हो सकता है IRR कह देता, यानी MIRR का मसला नहीं है, IRR का मसला है। अगर वो ये भी कह देता ना कि IRR की बेस पे फैसला करना है, तो फिर भी हम इसका IRR निकाल सकते थे। लेकिन वो इसलिए इतना मुनासिब ना होता कि इस सवाल को सॉल्व करते हुए जीरो पे इन्वेस्टमेंट तो फुल फ्लैज होती है ना, जो EDS एडवांस की होती है, वो एक फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब फुल इन्वेस्टमेंट होती है। EDS एडवांस में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो एक फुल इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले कैश फ्लोज को हम नेट कर रहे होते, तो वो थोड़ी फिगर आ रही होती, क्योंकि वो सिर्फ डिफरेंशियल कैश फ्लोज आ रहे होते, तो उसकी वजह से IRR भी कम आ रहा होता। तो इसलिए अगर IRR की बेस पे फैसला करवा रहा है तो फिर हमें दोनों ऑप्शन को अलग अलग प्रेजेंट करना पड़ रहा है। ये वर्किंग 1 की कैलकुलेशन देख लें, इसमें कोई मसला परेशानी?
मल्टीप्लाई करें क्या बना, मिलियंस में बता दीजिएगा। 705 इंटू 25,000 पॉइंट 830 मल्टीप्लाई बाई ये 79 32.33 ये हो गई सेल प्राइस और मटेरियल और लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। और देखें इससे आगे पॉइंट नंबर 1 और 2। अच्छा चूंकि टैक्स नहीं है तो बेशक हम प्लांट की लाइन भी लिख लें, लेकिन चलो तरतीब से चल रहे हैं तो अपनी पुरानी तरतीब चला लेते हैं। पॉइंट 4 डन, पॉइंट 5 पहला बुलेट पॉइंट डन, दूसरा बुलेट पॉइंट एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, वुड इंक्रीज बाय यानी एडिशनल ही हैं ये, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स ईयर 1 के 5 मिलियन है। कैसे पता ईयर 1 के? क्योंकि हमने पॉइंट नंबर 5 के बारे में पॉइंट नंबर 4 वाला ही फ्लो ले लिया, और बेशक ये पूरी बात लिखें ईयर 2 ऑनवर्ड्स, या पता ये फिगर सवाल में दी हुई है, तो LY into 1.08 5.4 5.83 6.29। और कोई कैश फ्लो? चले ऊपर पॉइंट नंबर 1 प्लांट 45 और इसकी आरवी 10। अच्छा पॉइंट नंबर 1 में डेप्रिसिएशन बताई हुई है, तो इसका क्या करें? एक और करेंगे, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन होती तो उसको लेते हैं ना, तो टैक्स है ही नहीं तो इसका हमें कोई काम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, ये हमें फैक्ट्री में लगाएंगे, वो फैक्ट्री हमने ऑलरेडी खरीद ली हुई है 40 मिलियन की, तो ये 40 मिलियन रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हम वो खाली बिल्डिंग बेचने वाले थे 25 मिलियन की, तो फिर रेलिवेंट क्या है? ये 25 रेलिवेंट। लेकिन कोई बात नहीं, बाद में बेच देंगे, तो 4 साल बाद इसकी आरवी 30। अभी ना बेच पाने को हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो फिर बाद में बेच देंगे ना। और कोई कैश फ्लो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक। ये जो लिखा हुआ है एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 5 मिलियन, इसका मतलब है पहले साल 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25? नहीं, क्यों नहीं? नहीं, लेकिन वो कह रहा है वुड इंक्रीज बाय 5, एनुअल वुड इंक्रीज बाय 5। देखें आप हॉस्टल में रहते हैं और फ्लैट लिया हुआ एक्चुअली, तो वहां महीने का खाने का ग्रोसरी का बिल बनता है 20,000। अब आपने एक और साथी साथ शामिल कर लिया, आप कहीं भी कि तुम्हारे आने से मंथली ग्रोसरी बिल विल इंक्रीज बाय 4,000, तो इसका मतलब है कि उस अगले महीने 24 होगा, फिर 28 होगा, फिर 32 होगा, फिर नहीं। सेंटेंस दोबारा बोलता हूँ, अभी जितने लड़के रहते हैं फ्लैट में, महीने का ग्रोसरी है 20,000, खाना पीना सब, एक लड़का और साथ में लाने लगे, और आप उसको कहेंगे तुम्हारे आने से मंथली ग्रोसरी बिल विल इंक्रीज बाय 4,000, तो इसका मतलब 20 से 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, 20 से 24 हो जाएगा। मंथ एनुअल का वर्ड सिर्फ इसलिए है कि 5 मिलियन ईयर की फिगर है, अगर मंथली लिखा होता तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 60 कर रहे होते। जो मतलब आप ले रहे हैं ना, वो मतलब तब बनता अगर लिखा होता कि फिक्स्ड ओवरहेड्स, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स या फिक्स्ड ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5 मिलियन एवरी ईयर, फिर कुछ इस तरह का सेंटेंस बनता। हाँ जी, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक कुछ रह गया हो? चले ठीक है, डन। देखिए नेट क्या बना, 70 60 70 70 ना, 12.63 16.39 66 पॉइंट। अच्छा MIRR जरा सा याद हो, अगर पहले हमें NPV निकालनी पड़ेगी, और वो NPV निकालनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में NPV निकालें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 12%। 1
0.893 यार, ये ना ठहरो, ये कर दे यार। जी 0.797 712 636 70 जी 11.28 13.06 12.82 42.38। अच्छा, अब हमें MIRR के लिए NPV की जरूरत नहीं है, ये हो गई PV ऑफ इन्वेस्टमेंट फेज, और इनका टोटल कर लें। इसी में आगे चल रहा हूं। MIRR इज इक्वल टू जी, ये ऑप्शन 1 यानी EDS 1 एज इट इज चलाएं, ये उसका MIRR आ गया। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो गई। 11.2 13 14 इसमें बड़ा फर्क आया। ईयर 3 वाले में कुछ टोटल गलत बोला है शायद। ऊपर वाला ना 26.83, ये ठीक है। तो पहले बता देते यार, इतना सारा राउंडिंग ऑफ। कितना? ये है ऑप्शन 1 का MIRR। जी नोटेड मिटा दूं। अब करते हैं हम EDS एडवांस।
और ईडीएस एडवांस को अगर हमने एज एन ऑप्शन लेना है तो हमें ईडीएस 1 का ये एज इट इज दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये होगा तो फिर जाके ईडीएस एडवांस होगा। तो ईडीएस एडवांस को सॉल्व करते हुए ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है, और ये भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होने लगा है, बस सिर्फ ये चेंज होने लगा है, क्योंकि उसने कहा है प्रोडक्शन कॉस्ट वही रहनी है, प्लांट वही है। देखिए ईडीएस 1 पहला साल तो वैसे ही गुजारेगा ना, ईडीएस एडवांस ने 1 साल में तो कंप्लीट होना है उसकी डेवलपमेंट, फिर 2 से उसने कमा के देना शुरू करना है। तो ईडीएस 1 वाले ये वाले कैश फ्लोज ये वाले ईयर 1 के सेम रहेंगे और ये वाले सारे ही सेम रहेंगे। अच्छा अगर सारे सेम ही रहने हैं तो ये लाइनें उड़ाई दें हम, हैं? दोनों ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में सेम नहीं है, ये सेम है तो उड़ा देते हैं। एमआईआर नहीं निकल सकेगा क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसलिए हमें ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो अब हमने 1 2 3 ये फिगर्स निकाल ली हैं, और उसके अलावा अगर कोई और खर्चा है तो वो लिख लेते हैं। यूनिट्स में आके अब यहां प्रोबेबिलिटी यूज होने लगी है, तो यूनिट्स के लिए हम कर लेते हैं वर्किंग 2। अच्छा ये थोड़ी सी रहेगी चाय, आप यूनिट्स ट्राई करें जरा, मैं हिंट दे देता हूं। अगर हम ईडीएस 1 करें या ईडीएस एडवांस करें, ये लाइनें ऐसी ही रहनी है। फर्क किसमें पड़ना है? कंट्रीब्यूशन में। क्यों? सेल प्राइस की वजह से। और यूनिट्स में भी फर्क पड़ना है। और ये यूनिट्स में फर्क क्यों पड़ना है? अगर ईडीएस एडवांस की डेवलपमेंट कामयाब हुई तो लॉन्च होगा, नहीं हुई तो छोड़ देंगे। और ईडीएस एडवांस की डेवलपमेंट कामयाब होने के 80% चांसेस हैं। तो अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी का क्या इस्तेमाल आ गया? यानी 80% चांस है कि ईडीएस एडवांस वाले यूनिट्स और ईडीएस एडवांस वाली सेल प्राइस होनी है, और 20% चांस है कि ईडीएस 1 कंटिन्यू होगा। यानी हम लोग अब ईडीएस एडवांस वाली ऑप्शन बेशक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन पक्का थोड़ी है कि ईडीएस एडवांस सक्सेसफुल होगा ही होगा। अगर तो पक्का होता ना कि हमने साल बाद इसको अपग्रेड करना ही करना है, अच्छा करना ही करना है, तो देखें हम अभी फैसला कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की बात होती है कि ईडीएस 1 चलाएं या साल बाद अपग्रेड कर दें, अगर कर देंगे तो ये यूनिट्स होंगे। अगर ऐसा सवाल होता तो ईडीएस एडवांस वाले यूनिट्स लेते। लेकिन ईडीएस एडवांस वाला काम डिपेंडेंट है इसकी रिसर्च सक्सेसफुल होने पे, जिसके 80% चांस है। तो हमें इस प्रोबेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। वो ऐसे कि हमने उसकी रिसर्च पे खर्चा करना है, यहां पर कुछ कैश फ्लो आना है, हमने उस पे साल पे जो मेहनत करनी है उसका कैश फ्लो है। तो अगर मैं ईडीएस एडवांस को एज एन ऑप्शन ले रहा हूं तो मैं उसका रिसर्च का खर्चा यहां दिखाने लगा। अब हम चूंकि ईडीएस एडवांस को एज अ कैश फ्लो लेने से लगे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का इंपैक्ट डालना पड़ेगा कि 80% चांस है कि ईडीएस एडवांस के यूनिट्स बिक रहे होंगे और 20% चांस है कि ईडीएस 1 ही चलता रहेगा। तो हमें यूनिट्स पे 80-20 की एवरेज करनी पड़ेगी। निकालें यूनिट्स, एवरेज यूनिट्स निकालें ईयर 1 2 3 4 के। ईयर 1 तो मसला ही नहीं है, ईयर 1 तो ईडीएस 1 ही होना है। ईयर 2 3 4 के
जी वर्किंग 2, अगर ईडीएस और ईडीएस एडवांस ईयर 1 2 3 4, ईडीएस 1 तुम निकाल चुके हैं 25,000, 2 250 27 94, ये हम पहले ऑप्शन में निकाल चुके हैं। ईडीएस एडवांस 33, ये उसने खुद बता दिए, और अगले दोनों के लिए LY इंटू 1.05 17 369। अच्छा, अब जो मैं करने लगा हूं ना, उसके लिए ये दोनों काफी थे, इससे बगैर काम चला सकते थे। अब हमने करना क्या है, इनकी 80% और नहीं सॉरी इनका 80% चांस है, उसका 20% चांस है, तो दिस इंटू 0.8 दिस इंटू 0.2, तो एवरेज यूनिट्स बन जाएंगे। ईयर 1 तो ईडीएस 1 ने गुजारना है ना, वो तो यही है, दिस इंटू 0.8 दिस इंटू 0.2। तो मैं ये कह रहा था कि इनके बगैर काम चल सकता है कि इसी को 1.05 कर लें। ये हो गए एवरेज यूनिट्स। अब हमने ये एवरेज यूनिट्स निकाल लिए, तो इनको किस सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें? क्या ये ईडीएस एडवांस के यूनिट्स हैं? हमें उसकी भी एवरेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ईडीएस एडवांस के यूनिट्स नहीं है। 80% चांस है कि ईडीएस एडवांस बिकेगा, 20% चांस है कि ईडीएस 1 बिकेगा। तो एक्चुअली ना हम ईडीएस एडवांस और ईडीएस 1 की सेल्स का 80-20 करने लगे, यानी सेल्स रेवेन्यू को 80-20 करने लगे, तो इसलिए यूनिट्स भी और वो प्राइस भी। पर यूनिट है ना, अच्छा एक मिनट, मेरे ख्याल में मैंने डबल तो नहीं बोल दिया। नहीं, हम प्राइस को एवरेज करेंगे तो डबल हो जाएगा। नहीं, गलती हो गई। नहीं नहीं, ये यूनिट्स इसलिए चाहिए थे कि हाँ, वो मैं ये डबल बोल गया, यानी मैंने कहा सेल प्राइस भी 80-20 करनी है, उससे डबल हो जाएगा, यानी वो ये हो जाएगा। मैंने एक जुमला बीच में सही बोला था, प्राइस मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ बोल गया। मैंने कहा था हमने रेवेन्यू को असल में 80-20 करना है, ईडीएस एडवांस का रेवेन्यू और ईडीएस 1 का रेवेन्यू, इसको 80-20 करना है। तो रेवेन्यू बना था प्राइस इंटू यूनिट्स करके, प्राइस इंटू यूनिट्स करके। तो जब हमने यूनिट्स को कर ही दिया है, तो अगर इसको भी करेंगे तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो यूनिट्स निकाल लिए, इन यूनिट्स को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सेम है, तो इसलिए हम यूनिट्स तो एवरेज कर चुके हैं, उसको इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और सेल्स रेवेन्यू का एवरेज अलग कर लेते हैं, रेवेन्यू का। नहीं यार, ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं हुई, ये कंट्रीब्यूशन करके नहीं, इसमें सेल्स और वेरिएबल अलग लानी पड़ेंगी, तो अब कंट्रीब्यूशन ज्यादा मेसी हो जाएगा। सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट, ये ऐसे चलना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट हम लोग निकाल चुके हुए हैं, तो हम कह देते हैं कि कॉस्ट के लिए आप देख रहे जाके वर्किंग 1 और यूनिट्स के लिए देख रहे जाके वर्किंग 2। सेल को अलग करना पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 955 इंटू वो यूनिट्स, 1029 इंटू वो यूनिट्स, 1109 इंटू वो यूनिट्स। ईयर 1 वाली तो वही है ना, यानी 955 इंटू 25,000 20 88, 1029 इंटू 32,050 पॉइंट, 1109 इंटू 33,653
37.32 1194 इंटू 35 335 42.1 ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सेल्स अलग से लेनी पड़ेगी, हम उसको उन यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये हम क्यों कर पाए हैं? क्योंकि सेम है प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर ईडीएस 1 और ईडीएस एडवांस की पर यूनिट कॉस्ट भी अलग अलग होती तो फिर उसको भी जैसे मैं सेल्स करने लगा हूं फिर उसको भी वैसे करना पड़ता। तो सेल्स हमने बेसिकली यूनिट्स नहीं, सेल्स रेवेन्यू का 80-20 करना। ये यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट लिखी है मैंने, इनको हजम करने फिर मैं सेल्स रेवेन्यू का एवरेज करके देता हूं। मुश्किल है? सेल्स का करता हूं एवरेज। सेल्स ईडीएस 1 की प्राइस हम निकाल चुके हुए हैं वर्किंग 1 में, इनटू यूनिट्स हम ऑलरेडी मेन सोल्यूशन में निकाल चुके हुए हैं, नहीं तो ये ऊपर भी लिखे हुए हैं। मिलियन में बताइएगा। अच्छा ठहरे, कर तो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो क्यों ना हम एक ही कैलकुलेटर पे साथ ये काम भी कर रहे हैं। ये क्या किया मैंने? 20% भी तो लगाना ही है ना, हमने 80-20 करना है ना। ईडीएस 1 के रेवेन्यू और ईडीएस एडवांस के रेवेन्यू को 80-20 करना है ना। क्या हुआ? देखिए ये तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। पहले साल की तो फिगर में रोला है ही नहीं ना, पहले साल वाली फिगर तो हमें वैसे ही लिख देनी है। ये तो हमने ईयर 2 ऑनवर्ड्स ये सारी कहानी चलानी, यहां पर भी ऐसे ही किया है। ये दोबारा समझाता हूं। अच्छा सेल्स के अलावा बाकी ठीक है सवाल है? वैसे कौन सा क्या करने लगा था? नहीं प्राइस वो मैं डबल बोल गया था, यानी आप कह रहे हैं प्राइस को भी एवरेज कर लें, वो डबल हो जाएगा। मुझे वही एहसास हो गया था, मैं आपको करके दिखाता हूं जो मैं बोल गया था गलत। देखें यार ईडीएस 1 बिकेगा, एक साल की फिगर ही ले लेते हैं चले। ईडीएस 1 ईयर 2 का बताएं, ईयर 2 का 1859 इंटू 26,250 1859 इंटू 26,250 ये ईयर 2 का ईडीएस 1 का रेवेन्यू होगा या ईडीएस एडवांस होगा। ईडीएस एडवांस ईयर 2 में कितने का होगा? 1850 रुपए का होगा। ये क्या है? ये दी हुई है सवाल में 1850 इंटू नहीं ना 33,500। ये ईडीएस 1 का ईयर 2 का रेवेन्यू, ये ईडीएस एडवांस का ईयर 2 का रेवेन्यू, ये हमने इसको 80-20 कर दिया और इनको प्लस कर दिया। ये होना चाहिए ना, या ईडीएस 1 होगा या ईडीएस एडवांस होगा। अब ये 80 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा चलिए एक और तरह बताता हूं। एक है जी 100 रुपए और एक है 2000 यूनिट्स। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 160,000। अब आप ऐसा करें कि 100 रुपए को एवरेज करने के लिए ये किया 80 रुपए आ गया, 2000 को एवरेज करने के लिए ये किया 1600 आ गया। 1600 इंटू 80 करें। ऐसा करने से ना 0.8 2 दफा आ गया।
इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ये चारों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 80 को हमने 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए वो सेल प्राइस का एवरेज नहीं करना, यूनिट्स का कर लिया। यूनिट्स का करना जरूरी था क्योंकि इन एवरेज यूनिट्स के ऊपर फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगानी थी। अगर मैंने प्राइस का भी एवरेज कर लिया तो ये 0.8 2 दफा हो जाएगा। तो इसलिए हमने रेवेन्यू का अब एवरेज करना है जी। यानी हमने ये जो ईयर 2 वाला निकाल लिया एक बार, उसी को आगे 1.05, हाँ ठीक है, वही जो मैंने यहां बात की थी। हाँ ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब इस 25 नंबर में सेल्स के क्या 3 नंबर होंगे मैक्सिमम है? तो वर्किंग 3, ईयर 1 की सेल्स तो 25,000 इंटू 1660 ही है, 41 पॉइंट। ईयर 2 की सेल्स 26,250 इंटू 1859 इंटू 0.2 प्लस 33,500 इंटू 1850 इंटू 0.8 0.34। अब इन दोनों प्राइसेस ने भी और यूनिट्स ने भी 12 और 5 ही बढ़ना है, तो इसलिए ईयर 3 वाली सेल्स और ईयर 4 वाली सेल्स LY इंटू 1.05 इंटू 1.12, यानी इस 59.34 को इंटू 1.05 इंटू 1.12 करें। अब इस 69.78 को इंटू 1.05 और इंटू 1.12 करें। ये हुई अब सेल्स। गलत है? नहीं, ये एवरेज है। देखें, हम EDS 1 के रेवेन्यू का 0.2 और EDS 2 के रेवेन्यू का 0.8 कर रहे हैं। तो EDS 1 हो गया, ईयर 1 हो गया 41.5, 59.34, 69.78, 82.06। बाकी वही वाली बातें आएंगी। फिक्स्ड ओवरहेड्स पहले निकाल चुके हुए हैं, 5, 5.4, 5.83, 6.29, प्लांट 45, 10 और प्रेमिसेस 25 और 30। और EDS एडवांस के लिए हमें R&D पे डालने पड़ेंगे जी। जी कितने? A technical consultant would have to be hired at a cost of 20 मिलियन और रिसर्च मटेरियल पे लगेगा 10 मिलियन। और ये सारा काम एक डिपार्टमेंट में हो रहा होगा जिस डिपार्टमेंट के सालाना खर्चे इतने हैं। तो इस पैराग्राफ में से बताएं क्या क्या लें? 20 और 10। क्यों 12 मिलियन का कुछ नहीं? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट के एनुअल खर्चे हैं। अब उस डिपार्टमेंट का 10% मेहनत इस काम पे लगेगी तो क्या 20% लग जाए? है तो उस डिपार्टमेंट का सालाना 12 मिलियन खर्चा है, तो 12 का कुछ नहीं करना, 20 और 10 करना है, यानी 30। और ये 30 अभी लगेगा कि साल बाद लगेगा? जी अभी लगेगा। तो हमने तो सवाल में ओवर द पीरियड तो नहीं लेना होता ना, तो ये साल बाद लगेगा, क्योंकि वैसे भी और सवाल के आखिर में लिखा भी हुआ है कि कैश फ्लो सब एंड ऑफ ईयर ही है। तो ये रिसर्च चूंकि पूरा साल चलती रहनी है तो कैश फ्लो एंड पे आना है, तो इसलिए यहां रिसर्च डेवलपमेंट में साल लगना है, पूरे साल तक चलनी है रिसर्च डेवलपमेंट। तो पूरे साल पे फैला हुआ कैश फ्लो हम यहां थोड़ी लिख सकते हैं, हमें तो एक पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, तो वो एंड पे ही होता है। ये रिक्वायरमेंट में उसने खुद दोबारा से कह भी दी बात। ये कैश फ्लोज हैं, अब हम इनका निकालेंगे MIRR, और ये बन गया 70, ये हो गया। अच्छा अब देखिए ये भी नेगेटिव हो गया ना, तो ये भी इन्वेस्टमेंट फेज ही है।
पॉइंट कितनी देर हो गई मुझे सवाल को सॉल्व करते हुए? 1.25 घंटा हो गया। 26.63 12% पे फैक्टर्स आ जाएंगे और फिर MIRR निकाल दें इसका। देखें, एक डिपार्टमेंट है एग्जिस्टिंग जिसका सालाना खर्चा 12 मिलियन है। उन लोगों की सैलरीज होंगी, बिल वगैरह होंगे, सालाना खर्चा है, डिपार्टमेंट भी एग्जिस्टिंग है, इसका मतलब ये काम हर साल होता ही होता है। इन्हीं लोगों का 10% टाइम इस पे लग रहा होगा, तो इससे उस सालाना 12 मिलियन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट है जिसका सालाना खर्चा 12 मिलियन है, तो वो तो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है, उसका हर साल खर्चा 12 मिलियन होता ही होता है। जैसे ये जो ऊपर लिखा हुआ था एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 5 मिलियन, तो हो सकता है कि पहले भी कुछ होते होंगे, हम और भी कोई काम करते होंगे, तो इस प्रोजेक्ट की वजह से 5 मिलियन एक्स्ट्रा होने। तो ये वाली रिसर्च हमारे एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी मौजूद है, उनका सालाना खर्चा 12 मिलियन है, इसकी वजह से उस 12 मिलियन पे क्या फर्क पड़ेगा? टोटल 12 मिलियन का खर्चा हुआ करता है हर साल। अगर वो 10% अपने टाइम का इस प्रोजेक्ट पे लगा रहे होंगे तो 12 मिलियन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसकी रेलिवेंट कुछ भी नहीं है। MIRR 11%। अब आप इन्वेस्टमेंट फेज के अंदर ये दोनों लेंगे और ये रिटर्न फेज है, तो इसका MIRR आ जाएगा 11%, और 11 और 16 में से 16 बेहतर है। तो कंक्लूजन ये होगा कि एडवांस ना करें, बस EDS 1 ही ठीक है। जी जी हाँ जी, ये प्राइस ये ईयर 2 की है, एवरेज सेल्स बन गई। अब इसके अंदर ये प्राइस इनका एवरेज अंदर शामिल है, दोनों ने ही 12% महंगे होना था, वो ईयर 3 की और ईयर 4 की फिगर बनेगी। अगर आपने ये नहीं करना ना, तो फिर हम क्या करते, फिर हम अगले साल 1859 की जगह 2082 लेते। हाँ जी, सवाल डन। चलें ठीक है, लेक्चर 25 डन है, 11% तकरीबन।